साल था 1973 और 14 साल का एक मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ में कोलकाता के बड़ा बाजार में रहता था। उसके पापा और उसके दादा जो है दोनों ही स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे। पर अचानक से जो है उसके पापा की डेथ हो जाती है और वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है और अपने 10th के एग्जाम में भी वो फेल हो जाता है। अपने दादाजी के साथ में रह करके उसे जो है स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। अब उसके अंदर में जो है ट्रेडिंग को लेकर के एक इंटरेस्ट आने लगता है, पर उसकी उम्र जो है वो अभी बहुत छोटी होती है और समय बीतता चला जाता है और फाइनली जो है वो 19 साल का हो जाता है और ट्रेडिंग करना जो है वो शुरू कर देता है। ट्रेडिंग से वो जो है अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छे जो है प्रॉफिट बनाने लगता है और अब जो है उसे लगने लगता है कि वो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान गया है, वो सारा गेम समझ चुका है। वो हर रोज जो है ट्रेडिंग करता है और हर बार उसे यही उम्मीद लगी रहती है कि इस ट्रेड के बाद में वो जो है पक्का करोड़पति बन जाएगा। वो जितने पैसे भी बनाता है अगले ट्रेडिंग में वो उन सारे पैसे को लगा देता है और फिर से जो है और ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। अब हमेशा की तरह एक दिन वो जो है अपने पास में रखे हुए पैसों को ट्रेड में लगा देता है और वो भी इस उम्मीद में कि इस बार जो है पक्का वो प्रॉफिट में बनाने वाला है। पर खराब किस्मत की वजह से इस बार उसे जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है और उसके सारे के सारे जो पैसे होते हैं वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं और इसी के साथ में जो है वो कर्ज में भी चला जाता है। अब उसे जो है किसी भी तरीके से इस कर्ज को 15 दिनों से पहले जो है इसको भरना होता है। अब उसे जो है कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो आखिरकार में वो लास्ट में क्या करता है, उसे अपने इस कर्जे को भरने के लिए अपनी मम्मी के द्वारा जो ज्वेलरी होती है ना उसको बेचना पड़ता है और उसके ट्रेडर बनने का सपना जो है वो मानो टूट सा जाता है। अब वो जो है डिसाइड करता है कि अब वो जो है ट्रेडिंग वो हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब एक दिन जो है उसने अपने आसपास में देखा कि कुछ लोग जो है किराना स्टोर में 2 रुपए की पुड़िया बना करके बेच रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी जो है यही काम करना चाहता हूँ। तब उसकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि कुछ बड़ा सोचो। अब कुछ महीने बाद में क्या होता है, वो मुंबई में शिफ्ट हो जाता है और फिर से जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है और वो जो है वो प्रॉफिट तो है बना ही रहा होता है, पर उसके एक गलत ट्रेड के कारण वो फिर से जो है भारी लॉस में चला जाता है और इसी तरीके से ये खेल चलता रहता है। आखिर में वो लड़का जो है वो डिसाइड करता है कि इस ट्रेडिंग को छोड़ करके वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा। अब साल आता है 2004। अब वो जो है अपनी सारी जमा पूंजी को 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। पहला जो है एजिस लॉजिस्टिक्स, दूसरा जो है सेरा सैनिटरी वेयर और तीसरा जो है अतुल ऑटो। अब समय जो है वो बीतता चला जाता है और लगभग 10 साल के अंदर में यानी कि 2014 तक उन शेयर्स की कीमतें जो है 100 गुना तक बढ़ जाती है, जिसके कारण में उसको जो है करोड़ों का प्रॉफिट होता है। अब वो उसका जो करोड़ों का प्रॉफिट बनाने का सपना होता है वो फाइनली जो है वो पूरा हो जाता है। अब ये जो इंसान है वो कोई और नहीं है, आज जो है लगभग 1400 करोड़ के मालिक और मार्केट के दिग्गज निवेशक जो हैं विजय केडिया हैं। ऐसे न जाने कितने सक्सेसफुल स्टोरीज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूर सुना है, पर इन कहानियों को सुनने के बाद भी हम उन कहानियों में से कभी कुछ नहीं सीखते हैं और सोचते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। पर आपको शायद ये बात का एहसास नहीं है कि आपके एक 50 ग्राम के टूथपेस्ट से खरीदने से लेकर के अपने सपनों का घर खरीदने तक हर जगह में जो ये स्टॉक मार्केट होता है ना वो आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपके लाइफ की हर एक डिसीजन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या और इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, आखिर ये पूरा सिस्टम जो है सारी की सारी चीज़ें काम कैसे करती है और कुछ लोग जो है कैसे इसी स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा जो पैसा बना लेते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग इस चीज़ को स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जो है उस चीज़ की ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही जो है फ्रांस में फाइनेंस और डेप्ट मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब उसी के साथ साथ इनफॉर्मल बैंक भी जो है वो सेटअप की जा चुकी थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया करती थी, पर इन लोन्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो इन डेप्ट को मैनेज करने के लिए बैंक्स के बिहाफ में कुछ लोगों को जो है अपॉइंट किया जाता था जो इन लोन की खरीदी और बिक्री को मैनेज करते थे। अब इन लोगों को फ्रेंच में जो है कोर्टियर्स द चेंज कहकर बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी ब्रोकर। और इसी तरीके से ब्रोकर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। अब 16वीं शताब्दी के दौरान जो है डच जो है वो स्पेनिश एम्पायर के अंदर में
आता था। अब किसी तरीके से 1581 में डच खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। अब इंडिपेंडेंस के बाद में डच की जो सारी इकोनॉमी होती है ना, पूरी इकोनॉमी, वो पुर्तगालीज के लाए गए एशियन और अफ्रीकन जो मसाले होते हैं उनको बेचने पर डिपेंडेंट होती है। पर धीरे धीरे जो है ये स्पेनिश एम्पायर का कंट्रोल जो है पुर्तगालीज प्रदेशों पर बढ़ने लगता है। अब जिसके कारण क्या होता है, अब इस सारे जो डच को पुर्तगालीज से मसाले लेकर के बेचने में अब बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। इस आर्थिक संकट से बचने के लिए डच मर्चेंट एशियन और अफ्रीकन जो है देशों का डायरेक्ट रूट ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें जो है पुर्तगालीज पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन समुद्र में एक नया रूट ढूंढना वो बहुत आसान काम नहीं होता है। जब भी वो लोग जो है रूट ढूंढने के लिए निकलते थे तो उनमें से हर 10 में से एक शिप कभी न कभी वापस नहीं आता था और समुद्र में खो जाता था। पर किसी भी तरीके से डच लोग जो है फाइनली एक नया रूट खोज निकालते हैं। अब ये जो रूट होता है वो खोजना काफी महंगा प्रोसेस होता है और साथ ही ये लोग जो है स्पेनिश एम्पायर के साथ में वार भी कर रहे थे। तो जो मर्चेंट जो है इन सारी चीजों को फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे थे वो सब मिल करके एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जिसको क्या है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। अब इस कंपनी को और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत थी जो कि ये सारे मर्चेंट्स मिल करके भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या लगाया, दिमाग लगाया कि क्यों ना लोकल लोगों से जो है पैसा लिया जाए और बदले में उनके इन सारी चीजों को फ्यूचर में जो होने वाली प्रॉफिट्स को शेयर कर दिया जाएगा। उनका ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहता है और ये जो लगभग 6 मिलियन गिल्डर्स कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और ये जो सारे गिल्डर्स हैं वो नीदरलैंड की करेंसी है जो आज के डेट पे 110 मिलियन डॉलर्स के बराबर में है। और इसी जो सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई थी, जिसे हम आज के डेट में सबसे पहला स्टॉक मार्केट के रूप में जानते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिकली जो है ट्रेड किए जाने वाली पहली कंपनी बन जाती है। और इस मॉडल से इंस्पायर होकर के दुनिया में और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि फंडिंग कलेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। अब भारत में जो है इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वेंचर्स के लिए बॉन्ड्स और शेयर्स के इश्यू करके की थी। अब मुंबई जो है हमेशा से ही भारत का सबसे बिजी ट्रेडिंग स्पॉट रहा है और इंडिया में जो है स्टॉक मार्केट की शुरुआत भी मुंबई के टाउन हॉल के सामने जो है खड़े एक बैंडियन ट्री से हुई थी। अब धीरे धीरे जो है मुंबई में स्टॉक ब्रोकर की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है और आगे चल करके साल 1875 में 22 स्टॉक ब्रोकर के एक ग्रुप ने मिल करके एशिया के फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी थी, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज के डेट पे शॉर्ट में जो है BSE भी बोलते हैं। शुरुआत में जो है इसे जो है द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और फिर समय के साथ में भारत के और भी स्टेट्स में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का सेटअप होना शुरू हो गया था। अब आज़ादी के बाद साल 1970 में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो BSE में लिस्ट किया जाता है और उसी समय से इंडियन मार्केट में एक नया एरा की शुरुआत हो जाती है। अब इस पूरे ही मार्केट में जो भी ट्रेड हुई थी उसे रेगुलेट करने की सख्त जरूरत थी ताकि किसी भी तरीके से स्कैम या फिर इलीगल एक्टिविटी से बचा जा सके। तो साल 1988 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसे जो है आज हम सेबी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में 1993 में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है और जिसे है जो है हम आज के डेट में NSE भी कहा जाता है। आज हमारा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है और वहीं पर जो NSE जो है वो दुनिया में 7th नंबर पे है जो कि लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। अब ये तो हमें समझ आ चुका है कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे शुरू हुए थे और कहाँ पर से इसकी शुरुआत हुई थी। पर सवाल अब भी ये है कि आखिर जो है ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और किस तरीके से आज हजारों कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है और करोड़ों लोग जो है अपनी अपनी पसंद की कंपनीज के शेयर को खरीद और बेच रहे हैं। तो ये जो हम सुनते हैं ना कि आज के डेट में निफ्टी इंडेक्स बढ़ गया या फिर सेंसेक्स इंडेक्स जो है कम हो गया, आखिर ये सारी जो चीजें ना ये सब जो है वो है क्या? तो आइए इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक फास्ट फूड की दुकान है जिसका नाम जो है XYZ के नाम से है। अब आपके एरिया में आपकी दुकान के काफी चर्चे हैं और दूसरे एरिया से भी जो लोग हैं वो आपके इस दुकान में आते रहते हैं। अब आपको लगता है कि जिन जगहों से लोग आपके पास में आ रहे हैं, अब क्यों ना उन जगहों पर भी अपने दुकान को खोल दिया जाए। अब आप अपने सेविंग्स जमा करते हो और कुछ पैसे जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लेकर के नई ब्रांच खोल देते हो और आपकी जो दूसरी दुकान है वो भी काफी अच्छी चलती है और सक्सेसफुल रहती है। अब लोगों की जो भीड़ होती है वो और भी ज्यादा बढ़ते जाती है और आप जो है अब सोचने लगते हो
कि कुछ तो है मेरे फास्ट फूड की इस दुकान में जो इतनी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फिर आप सोचते हो कि क्यों ना अपने शहर के हर एक बड़े बड़े जगहों पे एक एक ब्रांच और खोल दिया जाए। और इस पूरे प्रोसेस को सेटअप करने के लिए आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि क्यों ना हाई नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है उससे हेल्प लिया जाए और बदले में जो है उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए। अब आप क्या करते हो, उनके पास में जाते हो और अपने फास्ट फूड दुकान के बारे में उनको बताते हो। अब वो सब कुछ समझने के बाद में राजी भी हो जाते हैं और आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को इन्वेस्टर या फिर एंजल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब इन पैसों को लेकर के आप जो है अपने शहर के सारे फेमस जगह पर एक एक ब्रांच खोल लेते हो। अब वो सारे स्टोर सक्सेसफुल रहते हैं और उसके बाद में आपके फास्ट फूड दुकान की चर्चा पूरे ही शहर में होने लगती है। अब आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना भी रहे होते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हो इसी जगह पर आप जो क्या करते हो कि आपको जो है सिर्फ आपके शहर में नहीं बल्कि पूरे ही देश में आपके फास्ट फूड दुकान का ब्रांच होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। अब आप इसके लिए क्या करते हो, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अब इन्वेस्टर भी आपको इतने सारे पैसे नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में आप डिसाइड करते हो कि क्यों ना जो है आम पब्लिक से हेल्प ली जाए और बदले में उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दे दिया जाए। अब इसमें क्या होता है, इसे जो है हम इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं और आईपीओ के नाम से जाना जाता है। अब जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर क्योंकि आम पब्लिक भी आपके पास में आपके साथ में इस कंपनी का हिस्सा बनने वाली होती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी होगा कंपनी के साथ में, चाहे उसको नुकसान हो, घाटा हो, फायदा हो, सही हो, गलत हो, तो इसका इम्पैक्ट जो है आम पब्लिक को भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले कि आप अपना जो आईपीओ लॉन्च करें, आपको कुछ जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब सबसे पहले आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा, जो कि आपकी कंपनी को अच्छे से रिव्यू करेगा और सारी जरूरी चीज़ों को तैयार करना शुरू करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अब आप जो है सेबी के पास में जाओगे। अब सेबी क्या होता है ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता ही चुका हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। अब सेबी जो है आपकी डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, जिसमें आपके बिजनेस का पूरा रिपोर्ट होगा। इन रिपोर्ट्स को देख करके अब ये सेबी जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक में लिस्ट करने लायक है या फिर नहीं है। अब आपके फास्ट फूड कंपनी के केस में जो है सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया होते हैं और सेबी के तरफ से आपको जो है ग्रीन सिग्नल मिल भी जाता है। अब इसके बाद में आप जो है डीआरएचपी स्टेज पे जाते हो, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कि आप अपनी कंपनी की पूरी जानकारी को प्रिपेयर करते हो, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशन, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर में क्या होना है उसकी प्रोबेबिलिटी को, और भी बहुत कुछ होता है जो कि इसमें सारी चीज़ें आती है। अब फाइनली जो है आप पब्लिक तक इस खबर को पहुंचाते हो किसी तरीके से कि अब आप भी जो है हमारे फास्ट फूड कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। अब जिसके लिए जो है आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हो, उससे लोगों को पता चल जाए कि आपकी कंपनी अब जो है पब्लिक में लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आपको जो है आपकी एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना रखना चाहिए। अब क्योंकि अगर आपके ज़्यादा प्राइस रख देते हैं तो लोग जो है शायद इसको खरीदेंगे ही नहीं, और अगर आपने इस शेयर के प्राइस को कम रख दिया तो आपका जो है नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आईपीओ से पहले आप जो है एक और प्रोसेस से गुजरते हो, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि आप एक मैक्सिमम और एक मिनिमम प्राइस को सेट करते हो। सपोज 100 है 200 रुपये, और फिर 3 से 4 दिन के अंदर में जो है आप पब्लिक को बिडिंग करने को मौका देते हो। अब बिडिंग के बाद में जो है आपको आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम लोगों ने 150 रुपये पे बिडिंग किया था, तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने शेयर का जो प्राइस है वो 150 रुपये रखूँ। और आपके फास्ट फूड की कंपनी जो है फाइनली जो है अब पब्लिकली लिस्ट हो चुकी है, और जो लोग हैं वो आपको पहले से जानते थे या आपकी फास्ट फूड दुकान पर आकर वो खाया करते थे, तो उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि आपके फास्ट फूड में कुछ तो खास बात है, अब ये जो कंपनी है पक्का आगे जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके शेयर को खरीद लेते हैं और आपके पास में फंड्स आ जाती है, और आप जो है उसका इस्तेमाल करके पूरे देश भर में अपने फास्ट फूड कंपनी की दुकान खोल सकते हो। अब जो शेयर पब्लिक ने खरीदा था वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उसे कोई भी खरीद और बेच सकता है, और ये जो खरीदी और बिक्री का जो प्रोसेस हुआ है वो हर सेकंड जो है वो चलता रहता है। और ये जो पूरा खेल होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास में जो शेयर को 10 लोग बेचना चाह रहे हैं, पर उसको तो है 20 लोग ऐसे जो है जो उसको खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो क्या होता है आपके शेयर की जो सारी डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपके शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। अब यहीं पे जो है अगर आपके शेयर को
10 लोग बेचना चाह रहे हैं, पर सिर्फ जो है 5 लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपके शेयर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब जिसकी वजह से आपके शेयर की जो प्राइस है वो घट जाती है। अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। अब इनमें से कुछ फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर होती है। अब जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, साथ ही साथ में मार्केट के हिसाब से आपका जो प्राइसिंग है वो क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पे काम करते हैं। पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जिस पर कंपनी का उतना कंट्रोल नहीं होता है। अब जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, इमोशनल न्यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस और ट्रेड पॉलिसीज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे देश में एक और फैक्टर ये भी होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है अफवाहें। अब अगर हमारे आसपास के 10 से 15 लोग भी अगर हमें ये बोल लेते हैं कि उस कंपनी की जो कंडीशन है वो खराब होने वाली है, तो फिर हम जो है बिना कुछ सोचे समझे या फिर रिसर्च किए या फिर दिमाग लगाए अफवाहों के पीछे भागने लगते हैं, और ऐसे में उस कंपनी के शेयर्स को सब बेचने लगते हैं, जिसके कारण कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है वो अचानक से गिरने लगती है। और पहले के टाइम में जब ट्रेडिंग कागज पे हुआ करती थी तो मार्केट खुलने से पहले ही इसी तरीके के कंपनी के बारे में अफवाह फैला दिए जाते थे, और फिर मार्केट खुलने पर उस कंपनी के शेयर जो है उसी अफवाह के कारण उसी हिसाब से जो है परफॉर्म करने लगते थे। अपनी ये सेम चीज जो है हर्षद मेहता स्कैम सीरीज में भी देखी होगी, जहां पर हर्षद मेहता जो है एसीसी सीमेंट के ऊपर में एक अफवाह फैला देता है, और फिर जब मार्केट खुलता है तो एसीसी सीमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है हर्षद मेहता के फैलाए हुए रूमर्स के हिसाब से ही पहुंच करने लगता है। अब आज के समय में अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के हेल्थ को समझना है तो आप जो है निफ्टी इंडेक्स या फिर आप जो है सेंसेक्स इंडेक्स को देख सकते हो। और ये निफ्टी इंडेक्स असल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, और वहीं पर सेंसेक्स इंडेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड 30 कंपनी को परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक करती है। तो निफ्टी और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से जो है हमें ओवरऑल इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाता है। यानी अगर एनएसई की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि आखिर में जो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, पर अब सवाल यह है कि आखिर मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए इन सारे पैसे को किसी और कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने में क्यों लगाऊंगा, और अगर मैं लगाना भी चाहता हूँ तो क्या क्या पॉसिबल तरीका है इसमें लगाने के लिए। आखिर मैं शेयर मार्केट का हिस्सा बनकर अपने पैसे को ग्रो कैसे कर पाऊंगा। तो मान लीजिए कि आपने जो है किसी तरीके से मेहनत करके 2015 में 26,000 रुपए जो है वो जमा किए थे। अब उस समय में आपको एक 10 ग्राम सोने की ज्वेलरी लेनी थी जो कि 26,000 रुपए में आ जाती थी, पर आपने सोचा कि अभी घर पर ही कैश को रख देता हूँ और बाद में इसको ले लूंगा। अब 2025 में फाइनली जो है आप मन बनाते हो कि अब और वेट नहीं करोगे, और अब जो है आप अपने 26,000 लेकर के ज्वेलरी शॉप जाते हो और 10 ग्राम की ज्वेलरी पसंद करते हो, और पेमेंट करते समय आप दुकानदार को 26,000 देते हो, पर दुकानदार जो है आपको कहता है कि ये ज्वेलरी जो है 26,000 में नहीं मिल पाएगी। अब इसकी जो प्राइस है वो 76,000 है। अब आपके पैरों से तले से जो है वो जमीन खिसक जाती है कि भाई मैंने तो 26,000 में पिछली बार इसको देखा हुआ था, अब अचानक से इसकी जो प्राइस है वो 76,000 कैसे हो गई है। इस पूरी चीजों को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि 2015 में आप जो है जिन 26,000 रुपए से 10 ग्राम सोने को खरीद सकते थे, पर आज के रेट में 26,000 से आप जो है लगभग 3.5 ग्राम के ही सोना खरीद पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मेहनत से जमा किए गए उन सारी पैसों से समय के साथ साथ में जो है अपनी वैल्यू को खोते रहती है, और ऐसे में आपको ऐसा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि अगर आप जो है उस 26,000 से 2015 में अगर 10 ग्राम सोना खरीद पा रहे थे तो आज के रेट में 2025 में भी आप जो है 10 ग्राम सोने को खरीद सको। और इसी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पास में कुछ ऑप्शन अवेलेबल भी है जिसको आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि बैंक में जो है एफडी करवाना, जिससे कि आपको एनुअली जो है एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है, पर अधिकतर बैंक में जो है आपको जो है 6% के आसपास में ही जो है एनुअल रिटर्न देती है। यानी कि अगर आप 100 रुपए देते हो तो एक साल बाद में 106 रुपए बंद करके वो आपके पास में आ जाएगा। पर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है लगभग जो है 6% के आसपास में तो है। तो इन बेस्ट केस सिनेरियो आपकी सेविंग किसी तरीके से जो है बस इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। अगला ऑप्शन आपके पास में होता है कमोडिटी को खरीद करके रखना। उदाहरण के लिए अगर आपने जो है 2015 में वो 10 ग्राम सोना खरीद लिया होता तो आज जो है आपकी 26,000 सेविंग्स लगभग 76,000 हो जाती है, और आप जो है इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर जाते।
अब इसी तरीके से और भी कमोडिटीज हैं जैसे कि चांदी वगैरह। अब अगला ऑप्शन आपके पास में होता है स्टॉक मार्केट का, जहां पर आप जो है कुछ शेयर खरीद करके किसी भी कंपनी के पार्ट ओनर बन सकते हो और बिना किसी मेहनत के उस कंपनी के प्रॉफिट्स के हिस्सेदार भी बन जाते हो। और एक साथ आप जो है जितने चाहो उतने ही कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि विजय केडिया ने 2004 के जो केस में क्या किया था, उसने अपने सेविंग्स को 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया था और 10 साल बाद जो है 2014 तक वो कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि विजय केडिया को इन्वेस्टमेंट के 100 गुना बढ़ जाता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि आखिर में क्यों लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर अब सवाल यह है कि एक आम इंसान जो है वो कैसे स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन सकता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेनली 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप जो है पर्सनली किसी कंपनी की पूरी डिटेल को पढ़ो और ये डिसाइड करो कि मुझे जो है इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर करने चाहिए या नहीं, तो ये कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आप जो है सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो। अब वही अगर आप चाहते हो कि कौन ये सब में टेक्निकल चीज़ों में पड़ेगा, कौन इनमें घुसने की कोशिश करेगा, मुझे तो बस अपने पैसे से डालने हैं और चुपचाप एक अच्छा रिटर्न लेकर के वहां से निकल जाना है, तो इस चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसी तरीके से इस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा प्रचलित है। और इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपने जो है कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अब म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो है आप अपना पैसा एक जो है ग्रुप को एक्सपर्टीज के हाथ में दे देते हो, जो इन स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं और एनालाइज करके आपके पैसे को बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो फंड है वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है। अब इसीलिए इन फंड्स में स्टॉक्स की कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है। पर ये एक सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट तो पिछले 100 से 200 सालों में हमारी लाइफ का हिस्सा रहा है, तो फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा तो क्या हो गया इसके साथ में कि पॉपुलैरिटी जो है इसकी इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भारत में जो है अपने पहले 1 करोड़ को इन्वेस्टर को रजिस्टर करने में 14 साल का समय लग गया था, लेकिन 2025 में सिर्फ 5 महीनों में इन्वेस्टर की तादाद जो है वो बढ़ करके 10 करोड़ तक हो गई है। यानी 1 करोड़ नए इन्वेस्टर सिर्फ 5वें महीने में रजिस्टर किए जा चुके हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 30 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर जो है उनके नंबर सिग्निफिकेंट ग्रोथ के साथ में दिखने को मिल रहे हैं। अब मार्च 2018 में 22.9% इन्वेस्टर की एज जो है वो 30 साल से कम की थी, जो बढ़ करके 40% हो गई है। PwC इंडिया और द इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ एसोचैम की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक रिटेल इन्वेस्टर की संख्या जो है 15 करोड़ तक बढ़ जाएगी। पर इतनी ज्यादा रैपिड पॉपुलैरिटी के पीछे में आखिर रीजन क्या है? तो इसके पीछे में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो स्टॉक मार्केट का डिजिटल होना। अब डिजिटलाइजेशन की वजह से ही बहुत लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ गई है। अब इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म की वजह से ही जो है ब्रोकरेज की फीस जो है वो काफी कम हो गई है। अब जिस वजह से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही आसान हो गया। अब आप भी जो है अभी बैठे बैठे उसी समय में और किसी भी समय पर ब्रोकरेज ऐप में अपना डीमेट अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं और कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत भी नहीं है और फिर तुरंत ही आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीदी और बिक्री शुरू कर सकते हो। अब फंड्स इंडिया की स्टडी के हिसाब से पिछले 20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 16% की रिटर्न दिया है, जो कि बाकी सारे ट्रेडिशनल एसेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अब इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क निफ्टी 50 ने तो दुनिया के बाकी सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा रिटर्न दिया। अब इस रैपिड ग्रोथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी बहुत बड़ा रोल है, जहां पर आज इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझा रहे हैं एंड एज ए रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। पर कैसा हो अगर इस पैसे से भरे हुए मार्केट को लोग जो है गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने लगे? कैसा हो अगर जो है मेजोरिटी लोग जो है ये सपना देखने लगे कि रातों रात में जो है करोड़पति बन जाऊंगा? और कैसा हो अगर लोग जो है बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के या फिर बिना किसी नॉलेज के जो है अपनी सारी की सारी जमा पूंजी जो है इसी मार्केट में डाल देते हैं, बस अपनी किस्मत के भरोसे कि मेरा पैसा भी जो है वो 100 गुना तक बढ़ जाएगा। अब बदकिस्मती से आज इंडिया में जो है यही चीज हो रही है। अब सेबी की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से जो है 9 लोग जो है वो लॉस का सामना कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर जो है 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान जो है लोगों ने लगभग 1.8 लाख करोड़ की लॉस की है। आप समझ सकते हैं 1.8 लाख करोड़, यानी कि कितने लोगों की तो पूरी जिंदगी की सेविंग जो है
वो एक झटके में साफ हो गई होगी। अब 1 करोड़ लोगों में से 93% लोग जो है ऑन एन एवरेज जो है 2 लाख का लॉस कर चुके हैं, और इन सारे लोगों में से सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट बना पाए होंगे। पर ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो इस इन्वेस्टमेंट की नहीं है जिसकी बात मैं अभी तक इस वीडियो में कर रहा था, बल्कि ये जो डेटा है वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की है। और ये जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, आजकल काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका एक बहुत डार्क साइड भी है और नुकसान भी है, तो जिसको जो मैं आपको किसी और वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल तरीके से समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी को ख़त्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के और भी वीडियोस को जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।